हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। शुरू करने जा रहे हैं आज हम एक नया सफर क्लास 12th के बच्चों के साथ, जहां पे हम मैथ्स को लेके चलेंगे, जिसका पहले ही चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, ये आप सोच रहे हो कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन। ये कुछ उसी को लेके रिलेट करते हुए है, पर थोड़ा एडवांस लेवल पे है। 11th क्लास में चैप्टर 2 जो था आपका रिलेशन एंड फंक्शन, वो कुछ ऐसा ही था जो थोड़ा बेसिक को था। पर अगर आपको ये चैप्टर समझ ना है अच्छे से, तो उसके लिए आपको 11th का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता तो आपको इसमें बहुत दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो एक बार उसको ब्रश अप करके जरूर आना। अगर नोट्स पढ़े हैं तो उसके नोट्स भी एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद आइए चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, पूरा ब्रशअप कर देंगे, वन शॉट में आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर कर देंगे। थोड़ी सी डेफिनेशन पे नजर मार लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। रिलेशन, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी आपका वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये बिलोंग्स टू का साइन आता है आपका, बाकी आर आपका रिलेशन शो करता है। तो ये वही चीज है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी सेट्स वाले और रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में, कि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, बिलोंग्स टू और सेट सबसेट, ये सारी वही से। तो आपका अगर वो बैकलॉग है तो उसको जरूर कवर करना। और जो आपका फंक्शन होता है, ये डिफाइन कैसे होता है, ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज जस्ट ओनली वन रेंज इन सेट बी। तो बाकी ये थोड़े इसके फॉर्मूले हैं जो अभी हम आगे चलेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर भी आप नजर मान लो कि जो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस होते हैं वो q की पावर p से निकाला जाता है, और जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होते हैं वो 2 की पावर p इंटू क्यू होता है। और आज में p और q क्या है, ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आपके दो रिलेशन है। जैसे कि a का रिलेशन b के साथ है, तो a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके p है और b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके q है। तो ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू। अब चलते हैं डेप्थ में चैप्टर के। सबसे पहले हम थोड़ा रिव्यू करते हैं, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था क्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, उसमें तो हमने काफी एकदम डीप जाके पढ़ा था। तो एक बार यहाँ पे बस ब्रश अप कर लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर में जाने से पहले, कि जिसको नहीं आता तो उसको भी थोड़ा रिकैप हो जाएगा। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन के साथ चलते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी is set of all possible orders pairs where the first elements come from set A and the second element comes from set B। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहले कोई दो सेट ले लेते हैं। सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3। सेट बी है आपका जिसके एलिमेंट्स हैं आपके ए बी एंड सी। तो आपका जो ए क्रॉस बी हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, क्या होता है कि इसकी एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, देन इसकी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर 3 की ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, ऐसे करते हुए चलेंगे और एक आपका सेट तैयार करेंगे, जो इसका मतलब पूरा एक कॉम्बो होता है, एक यूनिवर्सल सेट हो जाता है जिसमें हमारे सारे सबसेट इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक बार बनाते हैं ए क्रॉस बी का। चलिए, जब ए का 1 के साथ होगा तो आपका बनेगा 1 कॉमा ए। तो स्मॉल ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, देन आप दोबारा कॉमा लगाने के बाद फिर नेक्स्ट में चलेंगे। 1 को बी के साथ प्रोडक्ट जब देंगे तो एक पेयर बनेगा 1 बी, देन नेक्स्ट पेयर आपका बनेगा 1 का सी के साथ। ऐसे ही करते करते फिर आप 2a 2b 2c ऐसे ही करेंगे, और ऐसे ही करते करते फिर 3a 3b एंड 3c करते करते पूरा एक सेट तैयार करेंगे, जो आपका रोस्टर फॉर्म में रेडी हो जाएगा। तो ये होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, कि हम प्रोडक्ट लेते हैं तो पेयरिंग करते हैं सिंपली, कि इस एलिमेंट की इसके साथ एक बार हो जाएगी, एक बार इसके साथ हो जाएगी पेयरिंग, एक बार इसके साथ हो जाएगी, देन हम इसके नेक्स्ट पे आएंगे। अब इसमें ये जो दो टर्म्स आई हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ग्रुप आपका आगे है उसी के एलिमेंट्स आगे आएंगे। जैसे ए में 1 था आगे, तो हमने इस पेयर में ए पीछे रखा है स्मॉल वाला और 1 आगे रखा है। क्यों? क्योंकि बी से जब हमने प्रोडक्ट करा है तो ए क्रॉस बी करा है, तो एलिमेंट इसका आगे आएगा, इसका पीछे जाएगा। ऐसे पूरे पेयर्स करते हुए चलेंगे तो आपका ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। कुछ टर्म्स पे हम थोड़ा नजर मारते हैं।
कि हमने ये 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारा रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ये आपका एक एरो डायग्राम होता है जिसमें आप दो ग्रुप्स लेते हैं ए और बी, चाहे वो किसी की हो सकते हैं, आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल हो सकता है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सारे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की ये रिलेशन बन रही है। तो इसमें जो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसके सारे एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो हमेशा आपका कहलाता है डोमेन। जो आपका इधर इमेज बनती है, यानी कि यहाँ जो आपके डोमेन्स के एलिमेंट्स थे वो वहां पे जो अपनी इमेज बना रहे हैं एरो डायग्राम से, जितनों तक इमेज जा रही है वो आपकी हो गई रेंज। देख सकते हैं आप कि 1, 4, 9 और 16 इतने पे ही इमेज आ रही है इस प्री इमेज की। इन सबको प्री इमेज भी बोलते हैं। एंड इस साइड जितने भी एलिमेंट्स आपके आते हैं इनको इमेज बोलते हैं। प्री इमेज इसलिए क्योंकि ये जो इनकी इमेज आ रही है, इनकी जो छवि आ रही है एरो डायग्राम में, उससे पहले जो जिस चीज से आ रही है इसलिए उनको प्री इमेज कहते हैं। ये इनकी इमेज यहां बन रही है, जितने तक इमेज जा रही है वो आपकी रेंज हो गई। बाकी सारे एलिमेंट्स, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपके कोडोमेन के अंदर आते हैं। ये कुछ आपके बेसिक सी टर्म्स हो गई, इनको आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे कोई हम सेट ले लेते हैं, कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1A 2B एंड 3C। ये आपकी कोई सेट है, तो इस सेट में हम मार्क करते हैं कि आपके डोमेन कौन से थे, रेंज कौन से थे, कोडोमेन कौन कौन से हैं। तो ये जो आपकी आगे वाली टर्म है, हमेशा ध्यान रखना कि जहां से प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है ये किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है जिसकी फॉर्म यहां लिखी गई है सेट के फॉर्म में। तो जो आपकी आगे की इमेज होती है, प्री इमेज जिसको आप कहते हैं, वो हमेशा ये आपकी डोमेन साइड की आती है, या फिर आप कह सकते हो कि प्री इमेज साइड आती है। जो आपकी इसके बाद वाली टर्म होती है वो आपकी, आप कह सकते हो कि आपकी इमेज आती है या फिर आपकी रेंज में आती है। तो पूरे सेट में जो एक पेयर के अंदर जो आगे के साइड लाई करेगा वो आपका डोमेन और प्री इमेज हो गया, जो पीछे की साइड लाई करेगा वो आपकी इमेज या फिर आप कह सकते हैं रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या, जो रेंज के अलावा टोटल जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट में वो आपके सारे कोडोमेन के अंदर आ गए। तो ये हो गए थोड़ा बेसिक नॉलेज। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इसी से रिलेटेड थोड़ा, ताकि देखें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेट आपको यहाँ दे रखा है जो इक्वल है इस सेट के, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना, इसकी जो पहला हमारा एलिमेंट है वो इक्वल टू है यहाँ के पहले एलिमेंट के, तो वही इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे x+1 है, इसको इक्वल रखेंगे, यहाँ का पहले एलिमेंट है आपका 3, तो देन x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। सिमिलरली जो आपका सेकंड एलिमेंट है y-2, उसको आप इक्वल रखेंगे इस वाले के सेकंड एलिमेंट के जो कि है आपका 1। जब ये 2 उधर जाएगा तो ऐड होकर आपका 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है यानी कि एग्जाम में भी आते हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपने नहीं करा, एक दो क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं उतने प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि कुछ नहीं है, बस इक्वल टू रखना है और आपके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब एक और क्वेश्चन पे थोड़ा करते हैं, ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एक सेट आपको दे रखा है P जिसके एलिमेंट्स है ABC, और एक Q दे रखा है जिसका एलिमेंट है आपका R। फ्रॉम द सेट्स P to Q एंड Q to P आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। हमको ये बताना है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा P क्रॉस Q का और Q क्रॉस P का, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा कि नहीं। तो एक बार फाइंड करते हैं P क्रॉस Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट। P का पहले एलिमेंट है A और R, यहां तो एक ही एलिमेंट है तो डायरेक्ट AR, BR एंड CR करके पेयर्स बन जाएंगे। ये तो आ गया आपका P क्रॉस Q। नेक्स्ट हम देखते हैं Q क्रॉस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या होगा, अभी हमने P क्रॉस Q करा यानी कि इसका एलिमेंट पहले लिया था, इसलिए हम A क्रॉस R कर रहे थे जब पेयर बना रहे थे। अब हमने Q को आगे कर लिया तो हमको R इसका जो एलिमेंट है उसको पहले रखना पड़ेगा, तो R A हो जाएगा पेयर, दूसरा पेयर R B हो जाएगा, और तीसरा पेयर आपका R C हो जाएगा। तो ये आपके दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए
P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। तो अब आप डायरेक्ट देख सकते हो कि कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो एकदम सेम है, यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे आर ए है, यहाँ बी आर है, यहाँ आर बी है, तो एलिमेंट्स तो सेम है। नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आगे आता है वो आपका डोमेन या फिर प्री इमेज होती है, जो आपका पीछे आता है वो आपका रेंज या फिर इमेज होती है। तो यहाँ पे तो ए आपका प्री इमेज थी और यहाँ पे आर आपकी प्री इमेज हो गई, पर यहाँ पे जैसे ए आपका प्री इमेज थी, यहाँ पे ए आपका इमेज बन गई, तो चेंज हो गया है, यानी कि सारे पेयर्स ऐसे चेंज हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि हेंस जो आपका P क्रॉस Q है विच इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ऐसी स्टेटमेंट बना के आप लिख देंगे कि जैसे ही हमने निकाल दिया, इसमें पहले कहा था कि फाइंड करना है कि P क्रॉस Q या Q क्रॉस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो, वही हमने फाइंड करा तो हमने देख लिया कि नहीं आ रहा। तो ऐसी सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सेट वाले चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत इजी सा चैप्टर ये वाला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। ये कुछ 11th क्लास से भी बिलोंगिंग क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप ब्रश अप कर लो, आपको रिकॉल हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे, और अगर ना हो पाए, कोई डाउट आए, थोड़ी कंफ्यूजन आए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि जब हमको यहाँ पे अब तक हम क्या हो रहा था कि हमको दो सेट दे रहे थे, ए और बी दे दिए, हमको क्या करना था, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना था। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं ये, तो हमको फाइंड करना ए और बी। हमको हमारे दो सेट फाइंड करने हैं जो कि है ए और बी। तो ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम यहाँ नेमिंग कर लेते हैं। ये आपका ए है, यहाँ पे आएगा आपका बी। अब ए क्रॉस बी यानी कि ए आपके जितने भी एलिमेंट्स लेकर आएगा वो आपके प्री इमेज लेकर आएगा, या फिर आप कह सकते हो कि डोमेन लेकर आएगा, और ए के एलिमेंट्स आगे वाले होंगे। तो आगे वाले कौन कौन से आपके पी है, क्यू है और एम है, यानी कि आपके डोमेन में कौन कौन से आएंगे, पी, क्यू और एम। ये हो गए आपके ए के एलिमेंट्स। अब बी आपका पीछे आ रहा है, यानी कि एलिमेंट्स में जो पीछे वाले सारी वैल्यूज है उनको आप बी में रखेंगे। तो पीछे वाले कौन कौन से, क्यू आर एंड देन क्यू आर। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे एम भी आपका रिपीट हो रहा था, दो बार एम हो गया, तो रिपीटेशन वाले नहीं रखने आपको, जो नॉन रिपीटेशन वाले हैं बच्चों को वो सारे रखने हैं, पी और आर, पी और आर, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्यू और आर है, क्यू और आर, क्यू आर क्यू आर, वही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके आपके दोनों सेट्स रेडी हो गए हैं, जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो ऐसे ही सिंपल से आसान से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई सेट है ए, 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर फिल है जिसमें, तो एक रिलेशन देना है हमको। अच्छा, तो ये रिलेशन को लेकर आ गया। रिलेशन के बारे में अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, अब तक रिलेशन स्टार्ट नहीं करा, अब तक हमारा बेसिक ही चल रहा है, थोड़ा हम वही 11th का थोड़ा रिकैप कर रहे हैं। तो ये अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड सा कि क्या है, जितना आपने 11th पढ़ा उससे थोड़ा बढ़ के ही आएगा, तो पर ये ज्यादा उससे रिलेटेड नहीं है, आपका डोमेन कोडोमेन रेंज से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपको एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है, एरो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले आपका। अब एरो डायग्राम में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स फिल करने हैं यहाँ पे, वो चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये रिलेशन आपको दे रखा है, उसमें आप ये सारी वैल्यूज फिल करेंगे और बताना है कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एरो डायग्राम फॉर्म करके दिखाना है, ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स फिल कर देते हैं। ये ए से ए ही रिलेटेड है, हाँ, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा ना कि कौन से दो सेट्स रिलेट कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे जैसे दे दिया कि ए टू ए रिलेटेड है, तो ये आपके सेट्स हो गए, ये वाला हो गया ए और ये वाला भी हो गया ए, जिनके बीच में रिलेशन बन रहा है। अब ए के एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या दे रखा है कि y की वैल्यू आएगी x प्लस 1, यानी कि x और y। अब ये चीज भी ध्यान रखना कि जो आपको x और y है वो बिलोंग कर रहे हैं इसी a सेट से, तो आप x और y की वैल्यू इस रेंज के बाहर नहीं रख सकते, 1 से 6 के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम x को रखना चालू करते हैं। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया।
फिल करते हैं एक बार कि अगर मैं x को रखता हूं, कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, x हमने रखा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व होकर, जो आपकी इक्वेशन यहाँ दे रखी है, x1 रखने पे आएगा 1 + 1 2, y की वैल्यू आ गई 2। अब नेक्स्ट आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2, 2 रखने पे क्या आया +1 3। नेक्स्ट आप अगर यहाँ 3 रखेंगे तो प्लस करने पे आया आपका 4। ऐसे ही जब आप 4 रखेंगे तो आपका आएगा 5, 5 रखेंगे तो आएगा 6, और जब आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो आएगा 7। तो ये चीज जिन बच्चों ने करी ना कि 6 रख के 7 आया, तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ध्यान दो यहाँ थोड़ा सा, ये नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब 7 आ गया, 7 तो रेंज के बाहर हो गई ना, रिलेशन को 1 से 6 तक का ही दे रखा है, जो सेट दे रखा है वो 1 से 6 तक दे रखा है, तो हम y की वैल्यू भी 6 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, तो हम y की वैल्यू बस 6 तक आ गई। अब यहाँ पे हम कुछ भी पुट करेंगे 5 से ऊपर, जैसे हमने यहाँ 6 पुट करा, 6 + 1 7, रेंज के बाहर चला गया, यानी कि हम 6 पुट नहीं कर सकते x में, लेकिन हमने यहाँ पे 1 से लेके 5 तक तो पुट कर दिया, यहाँ पे हमने 1 से लेके 6 तक पुट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम y में एक बार 1 रख के देखते हैं। अगर हमने y में 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो ना कि जब y 1 रख दोगे 1 से 1 यहाँ के कट जाएगा तो x 0 आ जाएगा, तो आप ये रख सकते हो, नहीं ये भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि आपकी रेंज में जो है 0 भी नहीं दे रखा, यानी कि जितना भी आपका ये बचा, जितने हमने अब तक लिखे हैं बस उतने ही आपके सेट में एलिमेंट्स आएंगे। x में अब आपके कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाले आपके x के एलिमेंट्स हैं, ये वाले आपके y के एलिमेंट्स हैं, तो x में कौन से 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे आपके कौन से हैं, अब यहाँ पे आपको ये सारे ही रखने हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये चीज, हाँ यहाँ पे x के तो एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे y के एलिमेंट्स तो आएंगे, पर ये x y क्या है, ये x y आपके रिलेशन दिखा रहे हैं a सेट से a सेट के बीच में, तो ये जो हमने a सेट 2 बनाए हैं, इन सेट में सारे एलिमेंट्स, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 6 तक है ना, तो दोनों में आप 6 को भरेंगे पूरा, 3 4 5 एंड 6, एंड इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6, आपने ए सेट को यहाँ रख दिया पूरी तरीके से। अब x के जो एलिमेंट्स है, x के कौन कौन से हैं, 1 से लेके 5 तक, यहां तक है, इतनी रेंज है इसकी, तो यानी कि प्री इमेज वाले जितने भी हैं ये हैं आपके। अब इनका रिलेशन किन किन से बन रहा है, 1 का बन रहा है 2 के साथ, तो आप एरो डायग्राम में शो कर देंगे। एरो डायग्राम में शो करते हैं, 1 का रिलेशन है 2 के साथ, 2 का है 3 के साथ, 3 4 4 5 एंड 5 6, बस इतने ही हैं, इतने यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखे थे, जितने आपने यहाँ बना दिए। अब यहाँ पे एक बार हम फिल कर देते हैं कि आपके डोमेन कौन से हैं, रेंज कौन से हैं, और आपके कोडोमेन कौन से हैं। डोमेन तो आपके ये सारे हो गए, जितने भी यहाँ पे आपने इमेज भरे हैं ये सारे आपके डोमेन हो गए। कोडोमेन कौन से हो गए, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके कोडोमेन हो गए। रेंज कौन से हो गए, रेंज हो गए कि आपकी कितनी वैल्यूज जा रही हैं, को डोमेन में तो आपके सारे आ गए, जितनी आपकी वैल्यूज थी यहाँ पे ये पूरी आपकी डोमेन में आ गई, और रेंज में ये सारी जितने आपकी वैल्यूज इतने फिल हुए हैं, इतने इतने आपके आ गए रेंज में। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो पूरा फोकस बनाए रखो, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन, मेनली चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन उस तरीके से रिलेशन, जैसे आपकी फैमिली में रिलेशन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपका आपकी मम्मी के साथ क्या रिलेशन है, आपके भाई के साथ क्या रिलेशन है, आपका आपके दोस्त के साथ क्या रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का क्या रिलेशन होता है, ये आपके वही वाले रिलेशन है कि किसका किससे क्या रिलेशन है। तो रिलेशन आपका ऐसे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ए है जिसका रिलेशन है बी के साथ, और क्या रिलेशन है, यही चीज हमको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। वही चीज हमको जो इक्वेशन फॉर्म करके देता है ना कि रिलेशन ए बिलोंग्स टू बी, ए का बी के साथ रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था ना कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, वो हमारा रिलेशन है, क्या रिलेशन, वही हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 से रिलेशन शो कर रहा था। तो हमको चैप्टर में यही पढ़ना है कि a का b के साथ रिलेशन है, जरूरी a b, ये तो हमने नेमिंग कर दी। यहाँ पे आपका नाम हो सकता है कि आपका आपके टीचर्स के साथ, आपका मेरे साथ, आपका आपके दोस्त के साथ क्या रिलेशन है,
वही चीज हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे चलने से पहले कि रिलेशन और कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे पहले दो सेट ले लेते हैं। सेट ए है जिसमें आपके सारे इंटीजर्स हैं, और सेट बी है आपका जिसमें आपके सारे नेचुरल नंबर हैं। ये दो सेट्स हैं आपके। अब रिलेशन क्या बन सकता है? मैं कह सकता हूं कि एक बार को आप कह सकते हैं कि ए का बी के साथ कैसा रिलेशन बन सकता है, कैसे एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके सारे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आपके इंटीजर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर जीरो के बाद, जीरो को छोड़ के 1 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव तक सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो रिलेशन आप ऐसे बना सकते हैं कि इंटीजर्स माइनस नेगेटिव नंबर्स और जीरो इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोला मैंने? कि इंटीजर्स में से जब आप माइनस कर देंगे जीरो को और सारे नेगेटिव वैल्यूज को, तो बचेंगे आपकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जो जीरो से बड़ी होती है, यानी कि सारे आपके नेचुरल नंबर। तो ये क्या रिलेशन बना? ये ऐसे ही बना कि इंटीजर से आप कुछ माइनस कर दे रहे हैं तो इक्वल टू आपका नेचुरल नंबर फॉर्म हो रहा है। ये वही आपके रिलेशन बन रहे हैं। तो एक इक्वेशन के साथ समझते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसमें y जो है वो एलिमेंट है आपका, बिलोंग करता है ए सेट से, और x जो है आपका वो बिलोंग करता है बी सेट से। तो थोड़ा समझते हैं कि हम कैसे कैसे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, ए और बी की जगह हम रख देते हैं यही इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर, कि y जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x जो है आपका वो आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। तो समझते हैं थोड़ा कि आप x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अब x में आपका इंटीजर है तो आप इंटीजर में तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, वो इंटीजर के बाहर हो गया। y आपकी नेचुरल नंबर है तो हम x को क्या क्या रखें जो y हमेशा नेचुरल नंबर ही रहे। तो जैसे x में हमने कोई इंटीजर रख दिया, x के लिए हम रख सकते हैं क्या क्या, माइनस का 1, माइनस का 10, जीरो भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, पॉजिटिव 10, ये सारी चीज हम रख सकते हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या क्या आते हैं आपके आ गए 1 से लेके पूरा पूरा इनफाइनाइट तक पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव इनफाइनाइट तो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है। तो हम पुट करते हैं, पहले x की वैल्यू हमने रख दी -1, y इक्वल्स टू -1 रखा, स्क्वायर प्लस 1, माइनस हट जाएगा, स्क्वायर हो गए 1 बचा, 1 + 1 आया 2। 2 क्या आपका एक नेचुरल नंबर है? तो हाँ 2 आपका एक नेचुरल नंबर होता है, यानी कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गई है। तो इसी तरीके से रिलेशन बनाए जाते हैं। अब ये एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप बन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब x के ऊपर स्क्वायर, x के आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दो, -1000 रख दो, 1 लाख तक रख दो, नेगेटिव है उसके ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, फिर उसमें 1 और ऐड हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव ही कोई बड़ी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी कि वो नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ एक परफेक्ट रिलेशन है। तो चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे रिलेशन कैसे निकाला जाता है, कैसे आपको इक्वेशन में फॉर्म करके देते हैं, तो और कैसे आप फाइंड करते हो किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, वही हमको बताएगा रिलेशन। अब नजर मारते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एम्पिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये तो नाम से पता चल रहा है। इंपॉर्टेंट है आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ये चार आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्का 4 नंबर का सवाल इन टॉपिक से आता ही आता है। तो इनको जल्दी से खत्म करते हैं, उसके बाद उनको हम अच्छे से समझेंगे। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एम्प्टी रिलेशन, यानी कि कोई भी एलिमेंट ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, वो हो गया आपका एक एम्प्टी रिलेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसा लेते हैं कि आपके होल नंबर हो गया, होल नंबर है आपके एलिमेंट्स ए में, ए का जो सेट है उसके एलिमेंट्स में आपके सारे होल नंबर है, और एलिमेंट बी के जो है सबसे जो सेट बी है उसका एलिमेंट है आपका सिर्फ 0। एग्जांपल लिख लेते हैं एक बार कि आपका एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स आपके सारे नेचुरल नंबर, और एक सेट है आपका बी जिसके एलिमेंट्स है आपके नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। सारे आपके नेगेटिव इंटीजर, तो ए का बी के साथ क्या रिलेशन बन सकता है? ए के आपके सारे नेचुरल नंबर है, बी के आपके नेगेटिव इंटीजर है,
यानी कि जीरो से पहले -1 -2 टिल माइनस इनफाइनाइट तक, तो ए का बी के साथ यहाँ कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स तो नेगेटिव होते ही है, तो कोई रिलेशन क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो इनके बीच में जो सेट बनेगा वो नल सेट, फाई सेट, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। अगला है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए के बी से सारे रिलेट कर जाए वो सारे आपके यूनिवर्सल हो जाते हैं। यानी कि एक सेट है आपका होल नंबर का, एक है आपका नेचुरल नंबर का, और मैं कहूं कि इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो एक्सेप्ट जीरो, जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। होल नंबर में सिर्फ जीरो ही तो एक एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर दें, उसको हटा दें, तो उसके बाद तो वो एक यूनिवर्सल रिलेशन ही बन जाएगा। तो ये हो गए आपके एम्प्टी और यूनिवर्सल। अब मेन जो आपका टॉपिक चलेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है कि कोई सेट है, चाहे वो ए से है, बिलोंग कर रहा है ए को ही, या फिर ए से कर रहा है बी को, ए से कर रहा है जेड को, कोई भी दो सेट्स को लेके जो रिलेशन बन रहा है, उनके जो पेयर्स बनते हैं, जैसे हमने बनाया था ना कि 1A 2B 3C, ऐसे जो पेयर्स बन रहे हैं वो पेयर्स एग्जैक्टली सेम होंगे, तब हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कोई भी एक सेट रेडी हुई है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सेम होने चाहिए, उनकी इमेज और प्री इमेज एकदम सेम होनी चाहिए। यानी कि एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 1 2 2 3 3, यहां तक कि आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये सारे आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप नजर मारो कि आपका जो इमेज और प्री इमेज है दोनों सेम है, यहाँ पे भी आपका इमेज और प्री इमेज है वो भी सेम है, यहाँ पे भी आपका इमेज प्री इमेज, यानी कि सारे सेम है। तो यानी कि ये जो सेट है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ही सेट है। वही हम यहाँ पे थोड़ा थ्योरिकल लैंग्वेज में समझते हैं कि a relation R on a set A is reflexive if every element of A is related to itself, यानी कि हम यहाँ मान सकते हैं कि कोई दो सेट है, यहाँ है A रिलेटेड टू A के एलिमेंट्स है आपके 1 2 3, और सेम A के एलिमेंट्स तो आपके 1 2 3 है। अगर A का रिलेशन A के साथ हो रहा है, ऐसे ऐसे बन रहे हैं। रिलेशन कैसे हो सकता है कि A बिलोंग्स टू A सच दैट हमारा x इक्वल्स टू y होना चाहिए, जिसमें से आपके जो x है वो एलिमेंट है आपके A के, और जो आपका y है वो भी आपका एलिमेंट है A सेट के। तो ये आपका एक रिलेशन दे दिया आपको, जिसमें आपका x इक्वल टू y होना चाहिए। ये सारे आपके x के हैं, ये सारे आपके y के हैं, तो इक्वल टू आना चाहिए, यानी कि इक्वल तो ऐसे आमने सामने, यानी कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब थ्योरी पे चलते हैं, इसको कैसे दिखाया जाता है। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन R से डिनोट करा, जिसके एलिमेंट्स है A क्रॉस A रिलेटेड टू R फॉर ऑल। ये जो साइन आता है ये आपका आता है फॉर ऑल का, जिसको आप ऐसे उल्टा A बना के डिनोट करते हैं, फॉर ऑल A, फॉर ऑल, यानी कि जो आपके एलिमेंट का पेयर है A वो बिलोंग कर रहा है R रिलेशन से, जिसमें से फॉर ऑल A जितने भी हैं वो सारे बिलोंग कर रहे हैं X सेट के। तो ऐसे करके आप थ्योरी में इसको लिखेंगे, जब एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे होंगे या इसके प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा स्टार्टिंग में लिखनी पड़ेगी कि जो हमारा, चाहे आप लिख दो कि 1 1 रिलेटेड टू R रिलेशन फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू X सेट Y सेट, ऐसे करके आपको थ्योरी में स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्सिव, कि ऐसा रिलेशन जो खुद ही खुद से बनाता है, जिसके एलिमेंट्स में हमारा इमेज और प्री इमेज एग्जैक्टली सेम होंगे, वो हो गए आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि आपके दो सेट्स हैं A और B, उनमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो आप सबसेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी इमेज और प्री इमेज इंटरचेंज होके उसी सेट में होनी चाहिए। यानी कि किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट का पेयर है A B, तो उसी सेट में एक और पेयर होना चाहिए बी ए से। अब प्लेस चेंज हो गई ना, बी ए हो गई, यानी यहाँ पे कोई दो सेट है आपके ए से बी की तरफ, यहाँ पे आपका ए बी सी, यहाँ पे भी आपका ए बी सी, यहाँ पे आप ऐसे रिलेशन बन रहा है कि ए का बी के साथ बन रहा है, बी का ए के साथ बन रहा है। तो आप इसको जब सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे इसको दिखाएंगे कि एलिमेंट क्या है इसका, ए बी का पेयर बन रहा है ए बी, और दूसरा पेयर क्या बन रहा है बी का ए के साथ।
अगला पेयर क्या है, बी का ए के साथ। अब देखो ना कि इंटरचेंज हो गया ना पोजीशन, यहाँ पे ये प्री इमेज था और इधर आके इमेज बन गया, यहाँ पे ये इमेज था, यहाँ पे आके प्री इमेज हो गया। अब प्लेस इंटरचेंज हो रहे हैं जब एलिमेंट्स के पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी में, तो वो आपके हो गए सारे सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये ऐसा होता कि ए बी हो गया पेयर, फिर आपका आ रहा है ए फिर आ रहा है आपका बी बी, ये आपका पेयर आया। तो अब बताओ कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि चलो ए बी तो है तो उस पर हमें ध्यान भी नहीं देना। यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे, ए और बी, तो यानी कि ए लाई होना चाहिए और बी बी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पे आ गई तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स होके इसमें नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ whenever ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जो आपका रिलेशन है अगर ए बी उसमें है तो बी ए बी होना चाहिए। अगर उसमें ए बी भी नहीं है और बी ए भी नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस पर फिर ध्यान ही नहीं देंगे। अब इसकी थ्योरेटिकली जो आप एग्जाम में लैंग्वेज लिखेंगे प्रूविंग के टाइम पे कि कोई आर रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स आपके ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं आर रिलेशन से, इंप्लाइज दैट कि अगर ए बी उसमें है तो बी ए बी उसमें होने चाहिए, उसी रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव क्या है? वो थोड़ा सा इन्हीं का मेल जोल करके थोड़ा बनाया गया है। ट्रांजिटिव वो होते हैं कि कोई रिलेशन है जिसके आपके एलिमेंट्स है आपका एक पेयर ए बी, दूसरा पेयर है बी सी, तो आपका तीसरा पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए ए सी के नाम से। जैसे कि आपका यहाँ पे कोई सेट रेडी करते हैं हम, ए बी हमने रेडी कर दिया, यहाँ पे हमने रेडी कर दिया बी सी। तो यहाँ पे जो पेयर कितने भी हो आगे, पर इनका जो पेयर बना है कि यहाँ पे ए बी पे आके खत्म हुआ और कोई और है जो बी से आके स्टार्ट हुआ, बी सी बना, तो वन और थर्ड पोजीशन पर जो है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन वाले भी यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रांजिटिव फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे ए बी है और अगला बन रहा है ए सी, फिर बन रहा है आपका ए डी, ये एलिमेंट्स है आपके। अब ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है पहला। तो अब देखो कि कोई और सा है यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर यानी कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर दो पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ए से स्टार्ट होकर बी पे खत्म हो रहा है, फिर अगला कोई और एलिमेंट है जो बी से स्टार्ट होकर किसी और सी पे खत्म हो रहा है, तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमारा ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं, तो हम तीसरा पेयर देखने नहीं जाएंगे, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं ए और सी है, यहाँ पे ए सी है यानी कि सी से स्टार्ट होने वाला चाहिए। यहाँ पे कोई सा है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है, तो हमको इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए डी है, बाद में डी आया, तो कोई और पेयर है जहाँ पे डी से स्टार्टिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो ये भी हमारा कोई दिक्कत नहीं देगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दो ही पेयर पूरे नहीं हो पा रहे, तो हम तीसरा फाइंड करने जाएंगे नहीं, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि यहाँ पे आपका एलिमेंट है ए बी, यहाँ पे आपका एलिमेंट है सी डी, यहाँ पे आपका एलिमेंट है डी ए। चलो अभी इतना ही रखते हैं। अब बताओ कि ये है ट्रांजिटिव या नहीं है। सबसे पहले ए बी पे आते हैं, ए बी पे खत्म हो रहा है, तो कोई और सा है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से तो सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट पेयर पे आते हैं सी और डी। अब देखते हैं कोई डी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये डी से स्टार्ट हो रहा है, अब ये डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमको दो का पेयर मिल गया है, सी डी एंड डी ए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसी सेट के अंदर सी ए भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इससे खत्म हो गया, यहाँ पे डी से स्टार्ट हो गया, तो इसका पेयर भी इस सेट के अंदर आना चाहिए। अब सी ए इसके अंदर नहीं है, तो यानी कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे हमारा सी ए आ जाता, जैसे कि यहाँ पे एक और एलिमेंट यहाँ फिल कर देता हूं मैं कि यहाँ पे आ गया आपका सी ए, तो अब ये ट्रांजिटिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि सी डी आ गया, डी से स्टार्ट होने वाले मिल गया हमको डी ए, तो सी ए भी होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ सी ए भी है, हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो एक बार थ्योरी पे भी नजर मारते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव if whenever AB belongs to R relation and BC belongs to R relation। अगर AB भी बिलोंग कर रहा है और BC भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि AC भी बिलोंग करे उस रिलेशन से। तो इक्वेशन इसकी आप कैसे लिखोगे? कोई R रिलेशन है, AB belongs to R and BC belongs to R implies that it is important that AC also belongs to R।
तो ये आप ये जो आपकी डेफिनेशंस के नीचे दे रखा है ना, एक इक्वेशन फॉर्म करके रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, ये आप नोट कर लेना। आगे प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप क्या चीज फाइंड कर रहे हो, इसको देख के आपको पता चलता है। अब आप यहाँ इसको देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे हमको बोल रखा है कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशनशिप, बीसी कर रहा है, तो ए सी भी करना चाहिए। अब ये इक्वेशन देख के आप समझ जाओगे हाँ ट्रांजिटिव की बात हो रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका लास्ट फोर्थ बचा है इक्विवेलेंस, उस पर एक बार नजर मारते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंस क्या होता है? कुछ नहीं, वो रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, अगर वो तीनों कैटेगरी शो कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है। कुछ नहीं, इतना सिंपल है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ ये जो सेट दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं, बस तीनों चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, सिमेट्रिक है कि नहीं है ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है ठीक है। अगर तीनों मैच करके कैटेगरी तीनों है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तीनों में से एक भी नहीं रही, मानो कि रिफ्लेक्सिव नहीं रही, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गई, तो फिर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं आया होगा। तो बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन थी कि अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतना सा था। अब हम क्वेश्चन पे एक बार नजर मारते हैं कि हमको एक यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, सेट आर है, जिसका रिलेशन है कि यहाँ पे आपको पूरा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है सेट की, जिसके एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। तो हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो एक बार यहाँ पे इस सेट को लिख लेते हैं, जिसके एलिमेंट्स है आपके 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ये आपको यहाँ पे सेट गिवन है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं आपका। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या कैटेगरी होनी जरूरी है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपका मेन सेट है, उस सेट के एलिमेंट कौन कौन से आपके 1 2 एंड 3। अब ये तीन एलिमेंट्स है ना इस मेन सेट से, जिससे ये रिलेशन बना है, ये रिलेशन क्रिएट हुआ है। तो इस रिलेशन में हमारे 1 1 2 2 और 3 3 तीनों आने जरूरी है। 1 1 2 2 और 3 3 अगर तीनों आ गए तो यानी कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 1 1 तो आ गया आपका, 2 2 भी आ गया और 3 3 भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। जो मेन सेट थे उसके पेयर्स बन के आ गए ना, तो यानी कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एज 1 2 and 3 all have place in pair of image and pre-image. Therefore, this is reflexive relation। अब ये स्टेटमेंट मैंने सिर्फ रिफ्लेक्सिव की लिख दी है, बाकी सारी आपको अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में क्रिएट करके लिखना है कि सिमेट्रिक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसे करके चलेगा। अब एक बार ध्यान देते हैं हमारा सिमेट्रिक की तरफ। हमको प्रूफ क्या करना था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव। ये हमें बस चेक करना है कि है कि नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया है, बस हमें चेक करना है। तो हमने ये तो देख लिया कि हाँ रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की तरफ आते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ चेक करते हैं कि 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे, आप इसको फ्लिप करोगे तो वापस ये 1 1 ही बनेगा, वापस 1 1 बनेगा, तो ये वापस यही आ गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये तो है ही। अब 2 2 है, 2 2 को फ्लिप करोगे तब भी 2 2 ही आएगा, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 है, फ्लिप करने पे 3 3 बना। अब यहाँ पे देखो ये है 1 2, अब 1 2 तो आ गया, पर यहाँ पे कहीं पे भी 2 1 नहीं है। 1 2 आ गया, फ्लिप होने पर 2 1 बन रहा है, वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ स्टेटमेंट जब आप लिखोगे कि एज द रिलेशन डज नॉट कंटेन the element of pair 2 1 and all it containing the pair of 1 2, therefore the relation is not symmetric।
क्या कि हाँ वो 1 2 तो कंटेन कर रहा है, 2 1 कहीं पे भी है नहीं, इसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की तरफ नजर मारते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारा 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर सिर्फ 1 1 है, अगर सिर्फ 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और सा है ही नहीं, तो हम फिर नजर ही नहीं मारेंगे, तीसरे देखने ही नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ दिखते हैं कि 1 1 है, अब दूसरा है 1 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये है 1 2। तो हम इन दोनों के पहला और तीसरा एलिमेंट देखेंगे ना, 1 1 और 1 2 मिल गया, तो पहला एलिमेंट है इसका 1 और तीसरा एलिमेंट है 2, तो पेयर क्या बना 1 2। अब 1 2 कहीं है तो हाँ यही है 1 2, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, हमको पूरा तीनों का पेयर मिल गया। उसी को हम दोबारा कह सकते हैं जब हम चेक करने जाए। अब 2 2 पे आते हैं, ये 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्टिंग वाला है कोई, ये रहा 2 से स्टार्टिंग वाला। तो अब इसका पेयर देखते हैं, ये 2 है पहला और तीसरे पे है 3, तो पेयर होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए 2 और 3 से। तो 2 3 से तो ये खुद एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो हाँ ये वाला पेयर भी हमारा सेटिस्फाई कर गया है। अब ये वाला पेयर चेक करते हैं, 3 3 है यहाँ पे, अब 3 3 है ना, तो 3 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, तो 3 से स्टार्ट होने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 2 आ गया, 1 2 यहाँ पे, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, एक तो ये है हमारा 1 2, 2 से एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट एक तो ये हो रहा है और एक तो ये हो रहा है, तो पेयर क्या बनेंगे 1 और 2 का, जो खुद यही है, और इसके साथ 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, या 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो पेयर आना चाहिए 1 और 3 का, पहले और तीसरे एलिमेंट का 1 और 3 है। अब देखो यहाँ कहीं 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं, कहीं कहीं पे भी 1 और 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहली ये गलती हमें मिल गई कि हाँ, डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि एज द रिलेशन कंटेन 1 2 and also contain 2 3 but not contain 1 3, therefore the relation is not transitive। ऐसे करके आप स्टेटमेंट लिख दोगे, एग्जामिनर पूरे नंबर आपको देगा। ऐसे स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 नंबर तक का आते ही आता है, तो आपको थोड़ा खींचना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, क्योंकि चेक तो आप ऐसे ही कर लोगे डायरेक्ट आंखों से देख के कि हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, पर उसको लिखना भी तो जरूरी है, तो लैंग्वेज में लिखना। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z, z यानी कि इंटीजर्स का आपका, ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन आ गया ना कि आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, यानी कि आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, तीनों है कि नहीं है। अगर है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा हो जाएगा। रिलेशन हमको यहाँ गिवन है कि क्या रिलेशन है, ए भी आपके एलिमेंट है जिसमें से 2 डिवाइड करना चाहिए ए और बी के सब्ट्रैक्शन को, ए माइनस बी की इक्वेशन को 2 अगर डिवाइड करती है तो यानी कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे हमको प्रूव करना है। अब ए भी जो आपके एलिमेंट्स है वो इंटीजर के एलिमेंट है, यानी कि ए और बी आप इंटीजर रख सकते हैं कोई से भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के साथ। यहां करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की रिलेशन की डेफिनेशन के नीचे हमने जो पढ़ा था उसको यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि हमारे कोई दो एलिमेंट है ए बी, रिलेशन आर जो दिखा रहा है हमको कि ए बी एलिमेंट है, वो बिलोंग करते हैं हमारे इंटीजर्स को। क्वेश्चन में दे रखा है ना इंटीजर्स होने चाहिए, तो हमको ए बी बिलोंग करने इंटीजर्स के साथ, और इंटीजर से बिलोंग होने के बाद सच दैट जो इनका सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी, ये डिवाइड होना चाहिए 2 से, 2 से डिवाइड होना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, उस रिलेशन से भी बिलोंग करना चाहिए जो हमको रिलेशन गिवन है यहां से, कि वो रिलेशन से भी बिलोंग कर रहा है और दोनों इंटीजर्स के भी एलिमेंट है, और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई अगर कर जाए तो यानी कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तो आपकी हो गई कि रिफ्लेक्सिव की रिलेशन ऐसे कुछ थी, ऐसे कुछ थी। अब हमारा यहाँ पे बी क्या है, बी हमारा ए ही तो है। रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी क्या कहती है कि दोनों एलिमेंट्स हमारे जो है पेयर में इमेज और प्री इमेज दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि ए हमारा इक्वल टू है बी के, यहाँ पे ये कंडीशन हमको लेकर चलनी है। अब ए हमारा बी के इक्वल है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ना कि हमारा अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस ए भी हमारा डिविजिबल होना चाहिए 2 से। अगर a माइनस ए डिविजिबल 2 से कैसे होगा, a माइनस ए हो गया हमारा 0 से,
0 से 2, 0 से कोई भी नंबर इजीली डिवाइड हो सकता है। 0 2 0 जा 0, सिंपल ऐसे कॉमन मल्टीप्लिकेशन दिखा के इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यस देयरफॉर एज द subtraction of element a and a is 0 and 0 is divisible by 2, therefore the हमारी रिलेशनशिप जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो हमारी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ऐसे करके आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ये पूरा सॉल्व करने के बाद। अभी मैं लिखूंगा तो ज्यादा ही लेक्चर लंबा खींचेगा, तो आप वीडियो को सुनो और अपने नोट्स में हाथों हाथ लिखते चलना। ये तो होगा आपके रिफ्लेक्सिव की बात कि हाँ आपने स्टेटमेंट लिख दी पूरी और पूरा सॉल्व करके दिखा दिया कि हाँ 0 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। अब हम चलते हैं अपना सिमेट्रिक की तरफ। अगला है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशनशिप क्या कहता है हमारा कि हमारा अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी कैसे रिलेशन से क्या रिलेशन बन रहा है इनका कि ए और माइनस बी जो है वो डिवाइड होना चाहिए 2 से। तो अगर आप खुद सोचो कि ए माइनस बी अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो बी माइनस ए भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है, भले वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, वो तो डिपेंड करता है उस पर कि हमने नंबर कौन से चुने हैं। पर अगर ए माइनस बी डिवाइड हो रहा है 2 से तो बी माइनस ए भी तो डिवाइड हो सकता है ना 2 से, यानी कि बी माइनस ए भी एग्जिस्ट कर सकता है रिलेशन में। तो हाँ एक सिमेट्रिक है, उसी को हम थोड़ा लैंग्वेज में लेके चलते हैं कि कोई रिलेशन है जिसमें ए कॉमा बी हमारा बिलोंग करता है आर रिलेशन से और बी ए भी हमारा, ये चीज तो आप एंड में लिखोगे कि ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी करना चाहिए। अभी हमको पता नहीं है ना, हमको प्रूफ करके दिखाना है वही चीज, वो चीज प्रूफ करेंगे तो स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। अब ये तो आपने लिख दिया ना कि ए और बी बिलोंग करता है आर से, सच दैट, ये एरो जो आपका होता है ना ये अभी आपका सच दैट दिखाता है, सच दैट ए कॉमा बी आर एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स। बस ये आपने इतनी स्टेटमेंट लिख दी। अब यहां से आपको प्रूफ करके शो करते हुए चालू करना है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि a माइनस बी, इफ हम मान के चलते हैं कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 है, तो हम क्या करते हैं कि लेट द माइनस कॉमन, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा b माइनस का a डिवाइड बाय 2। जब आपका a माइनस बी डिवाइड हो रहा है 2 से तो b a माइनस बी हो रहा है डिवाइड 2 से, तो b माइनस ए भी आपको 2 से डिवाइड होना चाहिए, भले ही वो सॉल्व होके कोई नेगेटिव नंबर ही आए पर वो डिवाइड तो हो रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि यस एज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 therefore b minus a is also divisible by 2, hence we can say that the relation r is a symmetric relation also। अब ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन की बात। अब ऐसी आपको ट्रांजिटिव पर नजर मारनी है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में आपका आता है। तो इसकी भी आप वही यहाँ पे ऐसी डेफिनेशन सेम लिख दोगे क्या जो मैंने बोला, वही आपको ये डेफिनेशन के तौर पे लिखना है कि रिलेशन आर है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, ए बी सी जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से फॉर ऑल if a b belongs to R relation and b c also belongs to R relation, then a c also have to belong in the relation R। और अब ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ए बी लेके ही सॉल्व करें, आप क्वेश्चन में आप नंबर लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं कि लेट ए है हमारा 2, ऐसे मान लेते हैं लेट ए है हमारा 2, बी है हमारा 4 एंड सी है हमारा 5। 6 ले लेते हैं क्योंकि डिविजिबल बाय 2 चाहिए ना हमें, तो इवन नंबर ले लेते हैं तो ये सॉल्व हो सकता है, वरना डिविजिबल तो 5 लेके भी हो जाएगा, पॉइंट में ही आंसर जाएगा, तो थोड़ा हम सिंपल लेके चल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे एज वी कैन से a माइनस बी बाय 2 जो कि हमारा है
2 माइनस 4/2 डिविजिबल है, माइनस का 2/2 माइनस का 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा ए बी तो बिलोंग कर रहा है। अब चेक करते हैं बी सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बी माइनस सी बाई टू अगर हो जाएगा सॉल्व डिवाइड करने से, तो हमको चेक करना पड़ेगा ए सी भी होना चाहिए। बी माइनस सी है 4 - 6 अपॉन में 2, तो ये कट होके माइनस का 2 आया, माइनस का 2 डिवाइड 2 -1 आया। तो हाँ, बी सी भी आपका बिलोंग कर रहा है। अब ए बी भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर चुका है, बी सी भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर चुका है, तो ए सी भी करना चाहिए। अब आपको यही चीज चेक करनी पड़ेगी कि ए सी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको यहाँ एक बार सॉल्व कर देते हैं इतने में कि हमने दिखा दिया यहाँ पे कि ए बी यहाँ कर रहा है, बी सी यहाँ कर रहा है, तो ए सी भी ए माइनस सी का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ए माइनस सी क्या है, ए है 2, सी है 6, तो 2 - 6/2, 2 - 6 आया आपका -4 डिवाइड बाय 2, -4 डिवाइड 2 तो -2 आया। तो हाँ, ये डिवाइड हो चुका है ना, ये भी डिवाइड हो सकता है हमारा। तो जी हाँ, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो हेंस एंड में आप लिख सकते हो कि एज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाने हैं, तीनों को बारी बारी। आप एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और आप अल्फाबेट के साथ जैसे रिलेशन दे रखा है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा फॉर्मूलाज पे नजर मारते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप ज्यादातर लेंदी वो खिंच जाते हैं। अब आपसे बोला कि ए का बी से रिलेशन है, तो बताओ कि कितने सेट्स आ रहे हैं, कितने सबसेट्स आ रहे हैं, या कितने रिलेशन पॉसिबल है। तो वो आप कैलकुलेट करने की जगह, बनाने की जगह एरो डायग्राम बनाओगे, उसकी जगह आप डायरेक्टली फॉर्मूले याद करो। ये फॉर्मूले भी आपको कोई टीचर जल्दी से बताता नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी बहुत आई थिंक नहीं मेंशन ही नहीं हो रखे। ये आप जब एक्स्ट्रा हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब जाके ये फॉर्मूले आप करते हो। पर ये अब आपको हेल्प तो कर रहे हैं ना। एग्जाम में आपको कितना टाइम बचेगा आपका, कि यहाँ पे आपको एन जो है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे कि 2 की पावर n इंटू में n-1, तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हैं, तो आपको 2 की पावर n इंटू में n+1 को पूरे से डिवाइड करना है 2 से। नंबर ऑफ वन फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये तो रही आपकी फंक्शंस की बात। अब तक हम हमारा रिलेशन ही पढ़ रहे थे जो जिसके फॉर्मूलेज यहाँ पे है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम आके इधर भी आके नजर मारेंगे कि कुछ नहीं आपका ये फैक्टोरियल करके दे रखा है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, कि फैक्टोरियल निकालते थे क्लासेस के साथ, कार्ड्स वार्ड्स लेके बन रहा था चैप्टर, ऐसे ही कुछ था वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी वाला क्वेश्चन में हमारे से हमसे क्या कह रहा है कि हमको रिलेशन बना, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने ए से बी तक के। ए से बी तक के आप रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या था कि ये तो रही आपकी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे फाइंड होगा और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऐसे फाइंड होगा। पर अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों फाइंड करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करो फिर इसको कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर दो। और ट्रांजिटिव का भी होता है, जो फॉर्मूला वैसे तो काफी ज्यादा हार्ड है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बनेगी इसलिए मेंशन नहीं कर रखा, तो फिर वो ज्यादा दिक्कत दिखा। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के इंट्रो के टाइम पे ही, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन P क्रॉस Q। यहाँ पे P और Q आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों सेट में से, और फंक्शन का क्या था कि Q की पावर P था। तो दोबारा क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। A में कितने एलिमेंट्स है, P की वैल्यू होगी आपकी 2, 2 एलिमेंट्स है। B में कितने 2 एलिमेंट्स है, तो Q की वैल्यू भी आपकी होगी 2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, तो 2 की पावर P क्रॉस Q, यानी कि 2 की पावर 2 क्रॉस 2, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया आपका 16, 2 2 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आंसर आ गया आपका 16। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आपके हो गए A to B 16। तो ऐसे आसान सा क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में पूछा जाता है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रहने चाहिए, इसलिए फॉर्मूले मेंशन कर दिए थे। अब पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये, इसलिए थोड़ा चैप्टर में मेंशन करा गया है एनसीईआरटी द्वारा, ताकि जो आपका आगे आने वाला चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे आपको ये चीज ही पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स करके चल रहे हैं, तो इतनी थ्योरी पे आपको ध्यान देना नहीं है, कुछ नहीं होता। जब रिलेशन ए से बी की तरफ चल रहा होता है और हम उसको फ्लिप कर देते हैं, बी से ए की तरफ चले जाता है, तो रिलेशन पावर -1 में चले जाता है या फिर इनवर्स में चले जाता है। आप ऐसे कह सकते हो, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो कि कोई रिलेशन है
y इक्वल्स टू में आपका 10x है, कोई फंक्शन है, फिर x के आप वैल्यूज कुछ डिग्रीज में पुट कर सकते हो, 0, 30, 45, तो y की वैल्यू आएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू में tan इनवर्स y। तो ये आपका इनवर्स हो गया रिलेशन। बस इतना सिंपल सा था कि मेन चीज को इधर ले आओ तो आपको वही इनवर्स आ जाता है। पर बहुत सारे वो होते हैं फंक्शंस, बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिनका इनवर्स करना पॉसिबल नहीं होता। जिनका पॉसिबल नहीं होता वो होते हैं आपके फंक्शंस। नॉट नॉट ऑल रिलेशंस हैव इनवर्सेस दैट आर फंक्शंस। सारे फंक्शंस का इनवर्स करना पॉसिबल नहीं होता। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके फंक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस हमारा आप समझ सकते हैं कि एक निचोड़ है, एक गन्ने का रस है आपका। वो गन्ने का रस, जब हम गन्ना पीने जाते हैं, गन्ने जूस पीने जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें आप गन्ना भी डाल लो, अदरक भी डाल लो, थोड़ा सा नींबू भी डाल लो, थोड़ा नमक भी उसी मशीन में डाल दे रहे हैं, और सारा जब निचोड़ के सारा रस बन के आ रहा है, वो एक एक इतने सारी चीजें इंसर्ट करने के बाद एक ही चीज निकल के आ रही है हमारी, और कुछ और नहीं निकल रहा, वेस्ट अलग निकल जा रहा है, वो अलग निकल जा रहा है। तो वो हो गया आपका फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो चीज होती है जिसमें आपके कोडोमेन नहीं बनते। आप कैसे समझ सकते हो? जैसे अभी हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पे y इक्वल्स टू 10x था, तो ये आपका एक फंक्शन है। यही चीज आपकी एक फंक्शन है। अब तक हम इक्वेशन पढ़ रहे थे। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि y हमारा कोई एलिमेंट है, x से रिलेट कर रहा है, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, ये आपकी रिलेशन है। तो ये आपकी वही रिलेशन है जो सारी रिलेशन पॉसिबल्स नहीं होती, वही चीज यहाँ पे आपकी फंक्शंस आके बनती है। थोड़ा चलते हैं, थोड़ा डीप चलते हैं इसी के अंदर, ये फंक्शंस होते कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे तरीके के फंक्शंस आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कौन से होते हैं? आप पे दो सेट्स दे रखे हैं, ए और बी, उनके बीच में आपका रिलेशन फॉर्म हो रहा है। अगर जो ए वाला आपका सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, और बी के अंदर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, और ए का बी के साथ एक ही एक रिलेशन बना रहा है, यानी इधर का जो एलिमेंट है उधर सिर्फ एक ही से रिलेशन बना रहा है, तो वो हो गया आपका वन वन फंक्शन। देखो, ए का सिर्फ 1 के साथ बन रहा है, बी का 2 के साथ बन रहा है, और सी का 3 के साथ बन रहा है, तो ये हो गया आपका वन वन फंक्शन। और जो वन वन नहीं होते, यानी कि एक से ज्यादा रिलेशन बनाते हैं, वो हो गया आपके मैनी वन। यहाँ पे आप देखो कि ए का 4 के साथ बन रहा है, बी का भी 4 के साथ बन रहा है, और सी का भी 4 के साथ बन रहा है, तो ये हो गया मैनी वन, मैनी टुवर्ड्स वन। ये आपका ऐसा मैनी वन। जो मैनी वन नहीं होते वो आपके मैनी वन हो गए। अब आता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो होता है कि जिसमें आपके जो ये कोडोमेन वाला साइड होता है, कोडोमेन वाले साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना ही नहीं चाहिए। अगर वो बच गया तो आपका इनटू फंक्शन आ जाता है, नहीं तो वो ऑन टू हो गया। यहाँ पे एक भी नहीं बचा तो ये होगा आपका ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू तो है, ये मैनी वन भी है, क्यों? क्योंकि ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो ये आपका मैनी वन हो गया। और इनटू फंक्शन, ये मैनी वन तो है, और ये इनटू भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट आपका खाली बच गया है। अब आपको एक चीज और नोट करो, फंक्शंस की पहचान कैसे होती है? फंक्शन ऐसे हो सकता है जैसे हमने गन्ने का रस वाला देखा था ना, कि आप 2-3 फंक्शंस ले जाके एक साइड इंसर्ट करो, एक वो आ सकता है, यानी कि दो तरफ से एक सेट ही बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में भी आपको। एक सेट है ए, एक सेट है बी, यहाँ पे एलिमेंट्स आपके 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट्स है इनका स्क्वायर, स्क्वायर नहीं रैंडमली ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ये दो सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और ए बी सी डी। अब आप ऐसा कह सकते हो कि ए बी के पास जा रहा है और 2 भी बी के पास जा रहा है रिलेशन बनाने, और 3 जा रहा है, लेट मी करेक्ट, ए जा रहा है, 1 जा रहा है ए के पास, 2 भी जा रहा है ए के पास, और 3 जा रहा है बी के पास। तो ये मैनी वन तो है, वन वन नहीं है, मैनी वन है। लेकिन अब ये फंक्शन है, फंक्शन कैसे है? अब एक एग्जांपल यहाँ पे और बनाते हैं, लिखते हैं, जिससे और अब एकदम ही क्लियर हो जाएगा आपको कि एक सेम सेट यहां बनाते हैं, ए रिलेट हो रहा है बी के साथ, इसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, यहाँ पे ए बी सी डी। अब यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि 1 तो ए के साथ बना रहा है, 1 बी के साथ भी बना रहा है, 1 सी के साथ भी बना रहा है, 2 डी के साथ बना रहा है। तो ये चीज तो पॉसिबल है कि ज्यादा एलिमेंट्स जाते हैं एक ही एलिमेंट के पास, इधर के सारे एलिमेंट्स एक ही के पास जा रहे हैं। क्या? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डाली थी, अदरक नींबू नमक गन्ना, और सब हमको मिलके एक गन्ने का रस ही मिल रहा था ना। तो यानी कि
बहुत सारी चीजें जाके एक प्रोडक्ट तो फॉर्म कर सकती हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट से आप बहुत सारी चीजें फॉर्म नहीं कर सकते, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फंक्शंस में नहीं आएगा। आप कह सकते हैं हाँ रिलेशन में आ सकता है, कोई प्रोसेस होगा, कोई इक्वेशन होगी जो सॉल्व करके रिलेशन बन रहा है, पर ये फंक्शन में नहीं आएगा। फंक्शन वही होते हैं कि जिसके जितने भी चाहे एलिमेंट्स एक के साइड जा सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट जैसे यहां शो हो रखा है वो दो तीन चीजें नहीं। अब आप ऐसे सोचो कि आप गए आइसक्रीम खाने, तो आइसक्रीम खाने के लिए वहां पे सिर्फ एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम मिल सकती है मशीन में से, आपने पैसे डाले तो उसने एक आइसक्रीम दे दी। अब आप पैसे चाहे सिक्का डालो, चाहे नोट डालो, चाहे आप 100 का नोट डालो, चाहे आप 500 का नोट डालो, आपको आइसक्रीम वही देगा, बाकी बच्चे कुछ पैसे वापस कर देगा। तो आप चाहे कितनी भी तरीके की चीजें इंसर्ट करो, कितने पैसे या फिर किसी भी तरीके से पेमेंट करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, कैसे भी करो, एंड में आपको जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तो आइसक्रीम ही आ रहा है ना निकल के। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ सिक्का डाल लो आपको 5-6 तरीके की आइसक्रीम मिल जा रही है, सिर्फ नोट डाले हो या सिर्फ ऑनलाइन वो कर रहे हो तो आपको 5-6 तरीके की आइसक्रीम मिल जा रही है। नहीं, वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन वो होगा कि आप एक से ही एक पे ही सारे आ सकते हैं, लेकिन एक से सब पे नहीं जा सकते। ऐसे ये होता है डिफरेंस फंक्शंस में। तो ये होगी फंक्शंस की बात। ये आपको समझा दिया मैंने कि कैसे कैसे वन वन फंक्शन होता है, कि वन से वन का बनता है, मैन वन होगा, अगर वन वन नहीं हुआ तो मैन वन हो गया। ये ऑन टू कि यहाँ पे कोई भी डोमेन बन ही नहीं रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सारे डोमेन में आ गए ना। या फिर आप यहाँ कह सकते हो ना कि आपका जो कोडोमेन है और डोमेन है वो बराबर हो गए। कोडोमेन क्या होते हैं? जो सारे आपके टोटल एलिमेंट्स हैं। डोमेन क्या हो गए? जो आपके उतने एलिमेंट्स होते हैं जितने भी तक पहुंच रहा है। तो ऐसे करके जो नहीं है, अगर यहाँ बच जा रहा है खाली, तो आपका इनटू फंक्शन हो गया। ये तो रही आपके टाइप्स की बात। अब उसको थोड़ा थ्योरिकली समझते हैं। ये आप अगर मैपिंग की तरह समझे तो आप ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में अगर सॉल्व करने को आ जाए, प्रूफ करने को आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नजर मारते हैं वन वन फंक्शन, जिसको आप इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं, और जो आपका मैन्युअल फंक्शन होता है उसको आप सरजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्टिव फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन की तरफ नजर मारते हैं कि ईच एलिमेंट इन द रेंज कॉरस्पॉन्ड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द डोमेन। यानी कि जो आपका प्री इमेज है वो सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म करे। वन वन फंक्शन वही फंक्शन होते हैं। कोई दो फंक्शन है, फंक्शन वन और फंक्शन टू, वो इक्वल तभी होंगे जब उसका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ही इक्वल होगा। फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स रिलेशन, जिसका ग्राफिकली एग्जांपल यहाँ आपने देख लिया। थ्योरिकली अभी हम प्रूफ करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब नजर मानते हैं हमारा और टू फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि सर्जेक्टिव फंक्शन। एवरी एलिमेंट इन द रेंज इज मैप्ड टू बाय एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन। यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, इसको आप थ्योरिकली समझने में थोड़ी दिक्कत देखिए, थोड़ा क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं। ये भी आपको ये इक्वेशन देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रही होगी कि एक्स वाई से तो रिलेट कर रहा है, वाई वाई उससे बिलोंग कर रहा है सबसेट से, और एक्स का जो एलिमेंट है वो एक्स कैपिटल एक्स के सेट से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में आपसे बोलेगा कि वन वन प्रूफ करो या ऑन टू प्रूफ करो, तो वहां पे ये चीज रख के आपको करनी है। ये चीज क्या है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जो बोथ वन वन एंड ऑन टू हो वो आपके बाइजेक्टिव हो गए। अब थोड़ा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी तभी आपको क्लियरिफाई होगा कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं। हमको यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स जो है वो दे रखा है 2x + 3। हमको बताना है फंक्शन वन वन और ऑन टू है कि नहीं है, ये चीज हमें चेक करनी है यहाँ पे। तो ये हमको रिलेशनशिप यहाँ दे रखा है। ये जो आपका एफ एक्स करके हम फंक्शन डिनोट करते हैं ना, ये आपका वाई भी होता है, इसको हम वाई करके भी डिनोट करते हैं। वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है ना कि जो आपका एफ एक्स होता है ना, उसको हम वाई भी लिखते हैं। अब ये वाई क्यों लिखते हैं? ये इंपॉर्टेंट है जब हम ऑन टू प्रूफ कर रहे होते हैं। सिर्फ एफ एक्स रख के हम वन वन प्रूफ कर सकते हैं, वाई रखना इंपॉर्टेंट है जब हम ऑन टू प्रूफ कर रहे होंगे। अब वन वन का क्या प्रोसीजर था वन वन प्रूफ करने के लिए? क्या हम एफ एक्स वन मानेंगे, एफ एक्स टू मानेंगे। अब एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को जब आपने बराबर रखा, सॉल्व करने के बाद आपका एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ रहा है, तो आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। वही दिखा रखा है ना यहाँ पे कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को आपको रखना है, और उसके बाद अगर आपका x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे वन वन प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पे हम वन वन प्रूफ करते हैं, ये फंक्शन है। तो क्या प्रोसीजर था कि यहाँ पे आपने माना एफ एक्स वन इक्वल टू आपको रखना है एफ एक्स टू के। आपने एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को इक्वल रखा। अब ये सॉल्व करने के बाद अगर एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ जाता है
तो यानी कि ये वन वन फंक्शन हो जाएगा आपका। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी 2x+3, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1+3। सेम चीज इधर एफ एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x2+3। अब इसको सॉल्व करते हैं 2x1+3 2x2+3, 3 से 3 आपका यहां कट जाएगा, बचा आपका 2x1 इक्वल्स टू 2x2। अब आपका यहां से ये 2 से कट जाएगा, बचा आपका x1 इक्वल्स टू x2। अब आप देखो ना यहाँ पे कि आपका fx1 और fx2 आपने रखा और सॉल्व करने के बाद आपका x1 और x2 इक्वल आ गया है, यानी कि हाँ आप कह सकते हो कि ये आपका एक वन वन फंक्शन है। अब ये बस इतना था कि आपको x1 और x2 इक्वल रखना है, सॉल्व करते चले जाओ, अगर वो आ जाएगा इक्वल x1 x2 के तो हाँ वो वन वन फंक्शन कहला जाएगा। अब आपका नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू प्रूफ करने का क्या प्रोसीजर था कि हमको fx को y के इक्वल रखना था। तो fx क्या है आपका ये रहा, fx को हमने रखा y के इक्वल, fx की वैल्यू क्या है 2x+3 इक्वल्स टू y। अब कुछ नहीं करना, यहां से आपको बस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारे नंबर्स को उधर भेज देते हो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब 3 उधर जाएगा तो आपको बचेगा 2x इक्वल्स टू में y-3, और जब 2 उधर चले जाएगा यहां से तो यहां पे आ जाएगा डिवाइड में y-3 डिवाइड बाय 2, ये तो आपके आ गई x की वैल्यू। अब इसी x को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसी x को इस इक्वेशन में पुट कर दो, और उसके बाद अगर y के इक्वल आ जाता है तो हाँ ये आपका ऑन टू भी हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हम यहाँ रखेंगे, आप कह सकते हो कि जो आपका fx है उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि f ऑफ y-3/2। क्या करा हमने कुछ नहीं करा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने फाइंड करी थी ना उसी को यहाँ हमने प्लेस कर दिया। अब हमने इसको यहाँ प्लेस करा तो फंक्शन में हमारा ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में x की जगह पे भी हम यही चीज रख देते हैं। जब हमने fx की जगह ये टर्म रखी थी ना 2x+3, तो वही चीज हम f ऑफ y-3/2 की जगह भी हम यही चीज रख सकते हैं कि 2 इंटू में x की जगह रखा हमने y-3 डिवाइड बाय 2 +3 इक्वल्स टू y है। यही इक्वेशन हम यहाँ पे रिक्रिएट कर दी ना, ये वाली इक्वेशन हमने वही चीज यहाँ पे लिखी है, x की वैल्यू निकाल के fx इक्वल्स में f ऑफ y-3/2 इक्वल टू 2 इंटू में y-3/2 + 3 इक्वल्स टू y। यहां से आप देखो कि 2 से 2 कट गया, तो आपका ये इक्वेशन क्या बनेगी y-3 + 3 y-3 + 3 इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन आपकी इतनी बची, जब यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो y-3 + 3 बचा इक्वल्स टू y बचा। अब 3 से 3 भी कट गया तो आपका आया y इक्वल्स टू y। तो हेंस यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया है y इक्वल टू y आ गया है, देयरफॉर ये फंक्शन भी आपका ऑन टू हो गया है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होता है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ऐसे ही एग्जाम में आएंगे बेसिक से आसान से क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है, आप इसको करेंगे होमवर्क में, जहां पे आपका फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू में x3। कुछ नहीं करना, fx1 इक्वल्स टू fx2 रखोगे, x3 1 इक्वल्स टू x3 2, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, तो वो आपका वन वन फंक्शन हो गया। सिमिलरली जो हमने प्रोसीजर वहां फॉलो करा था ऑन टू प्रूफ करने के लिए कि y के इक्वल रख दे रहे हैं, फिर सॉल्व करके अगर y इक्वल टू y आ जाए तो वो ऑन टू भी हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है, ये आपका होमवर्क होगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। काफी मेहनत लगती है लेक्चर रेडी करने में, और वन शॉट के अंदर हमने पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लिया है चैप्टर। कोई डाउट रह गया हो मन में वो जरूर कमेंट में पूछना, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो जरूर वो क्लियर करेंगे। कोई चीज की कमी लग रही हो या किसी कोई और लेक्चर आपको चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना और अपना प्यार जरूर दिखाना। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो होमवर्क दिया जाता है उसको जरूर अटेंड करना, क्योंकि एग्जाम्स आ ही गए हैं, सर पे ही है। तो बस अब लगे रहो मेहनत में, अच्छे से हो जाएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।